नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 29 मई है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहले प्रश्न पर चलने से पहले कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार था, विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया? तो ऑप्शन थे भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो जिन लोगों ने भी आंसर भारत दिया है वह बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में बड़े पैमाने पर विदेशों में जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं उन्होंने पैसा अपने घर भेजा है। तो इसके साथ ही चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर कि ऐना किस महासागर में वर्ष 2021 का पहला तूफान है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या दक्षिण महासागर? तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। तो आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप लोगों को आंसर पता है तो आप बीच में आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसके साथ ही देखते हैं कि नेशनल हैरिकेन सेंटर मियामी के अनुसार बरमूडा में बारिश के कारण उपोष्ण कटिबंधीय तूफान ऐना अटलांटिक महासागर में उत्तर पूर्व की ओर आ रहा है और इस प्रकार इस अटलांटिक तूफान से भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा और जल्द ही यह समाप्त हो जाएगा। अटलांटिक तूफान के बारे में देखें तो यह तूफान, जिसे उष्णकटिबंधीय तूफान भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में बनने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह आमतौर पर जून और नवंबर के महीने में बनता है। तूफान केवल उनके स्थान के आधार पर चक्रवात या आंधी से अलग होता है, यानी कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विश्व में हम तूफान और आंधी या चक्रवात में अंतर देखते हैं और उनके नाम में अंतर देखते हैं। जैसे तूफान को हरिकेन कहा जाता है और चक्रवात हम हिंद महासागर क्षेत्र में कहते हैं। इस प्रकार अगर इस चीज़ को समझे तो अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी पश्चिम महासागर में तूफान यानी कि हरिकेन, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में आंधी यानी कि टाइफून, जबकि दक्षिण प्रशांत महासागर में विली और हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है। इस डायग्राम में आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये टाइफून वाला जो क्षेत्र है मई दिसंबर का टाइम है और यह जापान और चीन के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, माफ़ कीजिएगा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आते हैं जो कि प्रशांत महासागर से लगे हुए हैं। इसी प्रकार विली को आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले क्षेत्रों में ये आते हैं। ये भी एक प्रकार के चक्रवात ही होते हैं, लेकिन स्थानीय रूप में इनके नाम अलग अलग होते हैं। हिंद महासागर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो भारतीय क्षेत्र है यहाँ पर साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया यास चक्रवात। इससे पहले ताउते तूफान या चक्रवात जो कि अरब सागर में आया था। अभी हरिकेन की हम लोग बात कर रहे हैं तो हरिकेन जो कि जिसका नाम क्या है, ऐना है, और ये अटलांटिक महासागर में आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हरिकेन यहाँ पर कहाँ कहा जा रहा है, प्रशांत महासागर में, और मुख्य रूप से जो अब अमेरिकी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इनको कहा जाता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी माउंट नियारागोंगो किस देश में स्थित है? तो ऑप्शंस हैं लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो या कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, इंडोनेशिया, तंजानिया या दक्षिण अफ्रीका। अगर किसी को इसका उत्तर पता है तो वह आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार ने ज्वालामुखी माउंट नियारागोंगो के फटने के बाद गोमा शहर के लिए एक निकासी योजना शुरू की है। यह दुनिया में सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। बिरुंगा पर्वत में इसकी ऊंचाई 3470 मीटर है जो अल्बर्टीन रिफ्ट से जुड़ा हुआ है। यह ज्वालामुखी कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह ज्वालामुखी का मुख्य क्रेटर, इस ज्वालामुखी का मुख्य क्रेटर क्या होता है? क्रेटर जो कि एक ज्वालामुखी की नली होती है जिससे मुख्य रूप से लावा बाहर की तरफ निकल के आता है, जो एक मुख होता है मुख्यतः किसका? ज्वालामुखी का, उसे क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें लावा झील शामिल है। नियारागोंगो और न्यामुरागिरा अफ्रीका में 40% ऐतिहासिक ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जिम्मेदार रहे हैं। बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में अल्बर्टीन रिफ्ट घाटी में स्थित है। इसे 1925 में खोला गया था।
यह अफ्रीका का पहला संरक्षित क्षेत्र है। उसे 1994 से खतरे में विश्व विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 किसने जीता? शाहजी एनएम, सुरेश के नारायण, राजीव भाटिया या सुरेंद्र सिंह? तो इसका आंसर होगा शाहजी एनएम। शाहजी एनएम अभी हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अवसर पर इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 प्रदान किए गए। शाहजी एनएम, जिन्हें केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है, ने पालतू पशुओं के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इसके अलावा यह पुरस्कार कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान को जैविक संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी के तहत प्रदान किया गया तथा इसके साथ ही ये इसी प्रकार का तीसरा पुरस्कार नागालैंड में खोनोमा नेचर कन्वर्जेशन एंड टेंगोपेन सेंचुरी ने जीता, जो जैविक संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी के तहत ही जीता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यह पुरस्कार इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड जो पुरस्कार है, यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 2012 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा शुरू की गई थी। यह जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और शासन के लिए जमीनी स्तर से उत्कृष्ट मॉडलों को मान्यता और सम्मान देता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किसे स्पेन का सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे? राजेंद्र सिंह, अरुंधति भट्टाचार्य, अमर्त्य सेन या सुचित्रा महाजन? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग अगर देने में सक्षम हैं तो जरूर आंसर दें, घबराएं नहीं। गलत होगा तो आप अगली बार सही भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन हम जानते हैं भारतीय अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता। अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। उन्हें 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया था। अमर्त्य सेन को उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य पॉवर्टी एंड फेमाइन के लिए चुना गया, यानी कि गरीबी और अकाल के लिए चुना गया। सेन के मुताबिक भूख भोजन की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि वितरण के तंत्र में असमानताओं का परिणाम है। यानी कि जो भूख है वह भुखमरी जो है वो भोजन की कमी से नहीं है। भोजन पर्याप्त मात्रा में विश्व में उपलब्ध है, लेकिन उसका वितरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से भूख इसका एक रीज़न, एक कारण बना हुआ है, एक बड़े पैमाने पर भुखमरी बनी हुई है। तो इसी के साथ ही देखें तो 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र की श्रेणी में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। जर्मन बुक ट्रेड का 2020 शांति पुरस्कार उन्हें जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा भी प्रदान किया गया था। तो यह अमर्त्य सेन जी का चित्र है। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि स्पॉट जो हाल ही में सुर्खियों में थी, किस उद्देश्य के लिए विकसित एक तकनीक है? कोरोना वायरस टेस्टिंग, मंगल मिशन, टीबी टेस्टिंग, चंद्र मिशन? तो इसका आंसर होगा कोरोना वायरस टेस्टिंग। कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोस अर्बना-चैपेन के शोधकर्ताओं ने स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग यानी कि स्पॉट नामक एक नई तकनीक विकसित की है। इसे 30 मिनट से भी कम समय में लार के नमूने से सटीक प्रमाण प्राप्त करने के लिए कोरोना वायरस परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार का टी स्पॉट कोविड एक तकनीक है, एक परीक्षण किट है, जिससे हम कोरोना वायरस का 30 मिनट से भी कम समय में सटीक परिणाम निकाल सकते हैं कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन हैं? अजीत के रमेश, अर्जन भुल्लर, संदीप कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा अर्जन भुल्लर। मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट अर्जन भुल्लर ने इतिहास रचा है अभी हाल ही में, क्योंकि वह इस खेल में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर
बने हैं। भुल्लर ने सिंगापुर बेस्ट वन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का खिताब जीतने के लिए 5 बार के हैवीवेट चैंपियन ब्रैडन बैरा पर दूसरे दौर की तकनीक नॉकआउट से जीत दर्ज की है। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर कि ब्रिक्स और एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत ने अभी ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की है, जो कि 19 और 20 मई को ऑनलाइन मोड में संपन्न हुआ था। तो ये 7वीं बैठक थी और इस बैठक में प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में एक प्रमुख परियोजना विकसित करने पर सहमति व्यक्त की और इस कार्य समूह ने सदस्य देशों ने टेलीस्कोप की नेटवर्किंग और एक क्षेत्रीय डेटा नेटवर्क बनाने की सिफारिश भी की है, जिसके माध्यम से हम अंतरिक्ष गतिविधियों को पृथ्वी से टेलीस्कोप के माध्यम से आसानी से देख सकें, नोट डाउन कर सकें और आगे आने वाले समय में रिसर्च और एक अंतरिक्ष विज्ञान में जो रहस्यमय चीज़ें हैं उनका खोज कर सकें। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि हर साल संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। 21 मई, 24 मई, 25 मई या 28 मई। तो इसका आंसर होगा 21 मई को। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट हर साल 21 मई को मनाया जाता है। 2001 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और यूनिसेफ द्वारा युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने में शामिल करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। यंग भारत, यंग वॉरियर्स, युवा भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यंग वॉरियर। युवा मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ और उसके सहयोगी संगठन युवा, साथ ही उनके सहयोगियों ने #युवा वॉरियर नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य देश भर में चल रहे कोविड-19 संकट को दूर करने के लिए युवाओं को शामिल करना है। इस अभियान में गलत सूचना का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण, टीकाकरण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता आदि के लिए पंजीकरण को प्रोत्साहन देना शामिल है। इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का और 10वां प्रश्न कि क्लाइड्स स्पॉट जो हाल ही में चर्चा में रहा किस ग्रह में स्थित एक स्थान है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह या बुध ग्रह। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। तो अभी क्लाइड्स स्पॉट्स की खोज 2020 में एक शौकिया खगोल शास्त्री ने बृहस्पति ग्रह पर की थी। यह ग्रह के प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट के पास अंडाकार आकार की विशेषता के रूप में दिखाई देता है। इस नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने यानी कि जो जूनो अंतरिक्ष यान है वह किसका है, नासा का है। और किस ग्रह के लिए काम कर रहा है, किस ग्रह पर ये चक्कर लगा रहा है, बृहस्पति पर, जो बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। उसने अप्रैल 2021 में इस स्पॉट की एक तस्वीर का खुलासा किया है। तो यह कुछ इस प्रकार की का स्पॉट है, एक दाग है जो लगातार वहाँ पर घूम रहा है। गैसीय ग्रह है बृहस्पति। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को पुनः लाया जाएगा। पालामू राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए और करंट अफेयर्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि करंट अफेयर्स प्लस बेसिक क्वेश्चंस बड़े पैमाने पर बनते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।